चलते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? इटाई रोग पैदा करती है। याद रखिएगा, प्रदूषण के कारण विभिन्न प्रकार के मनुष्यों में रोग होते हैं। उन्हीं में से एक रोग होता है जिसका नाम होता है इटाई। क्या होता है? इटाई। तो इटाई रोग किसके कारण होता है? क्या ये कैडमियम के कारण होगा, या पारे के कारण होगा, या नाइट्रेट के कारण होगा, या आर्सेनिक के कारण होगा? ठीक है, ये कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कैडमियम। क्या हो जाएगा? कैडमियम। कैडमियम वह कारक होता है जो इटाई नामक रोग को क्या करता है? पैदा करता है। अब इसके अलावा यहां से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक उस चीज को समझेंगे। देखिएगा, पहला तो आपने ये देख लिया कि एक होता है धातु जिसका नाम क्या है? कैडमियम। और कैडमियम के कारण होता है कौन सा रोग? इटाई। कौन सा रोग होता है? इटाई। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि ये जो इटाई नामक रोग है यह शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा कैडमियम के कारण ये जो इटाई नामक रोग होता है यह मनुष्य के अस्थियों को क्या करता है? प्रभावित करता है। यानी कि यह अस्थियों को प्रभावित करने वाला क्या है? रोग है। इसके बाद और अगर मैं प्रदूषण से बात करूं तो एक और जो होता है धातु जिसका नाम होता है पारा। क्या नाम होता है? पारा। पारे की सबसे बड़ी विशेषताओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि पारा जो है एकमात्र ऐसा धातु है, पारा जो है एकमात्र ऐसा धातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो कि आपका किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जब पारे की अधिकता हो जाती है मनुष्य में तो उसे एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है मिनीमाता। क्या नाम होता है? मिनीमाता। मिनीमाता नामक रोग जो होता है यह पारे के कारण होता है। एक्चुअल में जापान में एक खाड़ी थी और उस खाड़ी का नाम था मिनीमाता, और उस मिनीमाता की खाड़ी में पारे की अधिकता होने की वजह से वहां की मछलियां जो हैं वे पारे से संक्रमित हो गईं। तो उस खाड़ी के नाम पर इस रोग का नाम दे दिया गया क्या? इस रोग का नाम दे दिया गया आपका मिनीमाता नामक रोग। और याद रखिएगा मिनीमाता नामक जो रोग होता है यह बेसिकली जो होता है इसमें व्यक्ति जो है अपना मानसिक असंतुलन हो जाता है। ठीक है, अपना मानसिक जो है स्थिति खो बैठता है, और साथ ही साथ ये मनुष्य के होठ को, साथ ही साथ मनुष्य के जो है जिह्वा वाले भाग को ये क्या करता है? आपका संक्रमित करता है। कैडमियम और उसके बाद पारा को आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्सेनिक की, ठीक है, आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक जो होता है इसकी अगर अधिकता हो जाती है मनुष्य में तो मनुष्य में हो जाता है एक रोग जिसको कहा जाता है ब्लैक फूट। कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक फूट। तो ब्लैक फूट नामक रोग होता है आर्सेनिक की अधिकता के कारण। और याद रखिएगा कि इस ब्लैक फूट नामक रोग को आप एथलीट फूट से कंफ्यूजन नहीं करेंगे। किससे नहीं कंफ्यूजन करना है आपको? एथलीट फूट से, क्योंकि आप कई बार क्वेश्चन आप फूट को देख के समानता प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा ब्लैक फूट नामक रोग जो होता है यह आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है, जबकि एथलीट फूट नामक रोग कवक के कारण होता है। क्या नाम होता है आपका? कवक के कारण। और अगर कवक का नाम पूछेगा तो यह भी जानते रहिएगा ट्राइकोफाइटान। क्या नाम होता है? ट्राइकोफाइटान। ट्राइकोफाइटान नामक कवक के कारण जो होता है व्यक्ति को एथलीट फूट नामक रोग हो जाता है, जबकि आर्सेनिक की अधिकता के कारण व्यक्ति को ब्लैक फूट नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से रोग हो सकते हैं तो याद रखिएगा नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट की जब अधिकता हो जाती है, जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो नाइट्रेट की अधिकता होने के कारण जो होता है बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। यह भी आप याद रखिएगा। इसमें बच्चे का कलर जो होता है यह क्या होता है? वो नीला पड़ जाता है। इसी वजह से इसका नाम होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और यह कब होता है? जब नाइट्रेट की शरीर में क्या होती है? अधिकता हो जाती है। जब मानव माता
के शरीर में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो बच्चे का कलर मां के गर्भ में ही नीला पड़ जाता है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार पूछा गया है कि कैडमियम, पारा या आर्सेनिक या नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है। तो इन सारे रोगों को आपको कंठस्थ शब्दशः याद करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूं नहीं है। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा ऑप्शन है गैस्ट्रिन, तीसरा ऑप्शन है लाइपेज और चौथा ऑप्शन है टाइलिन। तो एंजाइम क्या होते हैं? अगर एंजाइम की बात करूंगा तो एंजाइम जो होते हैं यह एक प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं और सभी एंजाइम जो होते हैं वे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से पूछा गया है कि सभी एंजाइम मूलतः होते हैं, तो सभी एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो ये एंजाइम जो है एक जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं, यह हमारी पाचन की क्रिया को तीव्र भी करते हैं और मंद भी करते हैं। तो इसमें से अगर एंजाइम की बात किया जाए तो ट्रिप्सिन भी क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? ये ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन के पाचन में सहयोग करने वाला क्या होता है? एंजाइम होता है। लाइपेज की अगर बात करेंगे तो लाइपेज वसा के पाचन में क्या करता है? सहयोग करेगा। वसा को पचाने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? वसा को पचाने वाले एंजाइम का नाम लाइपेज होता है। जबकि अगर टाइलिन की बात करेंगे तो टाइलिन जो है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगर क्वेश्चन यह बने कि किस कार्बोहाइड्रेट का, तो याद रखिएगा स्टार्च का। स्टार्च को बदलता किसमें है? तो याद रखिएगा माल्टोज में बदल देता है। कहां बदल देता है? आपका माल्टोज में। तो आपका टाइलिन जो एंजाइम होता है यह कार्बोहाइड्रेट और बेसिकली आपके स्टार्च को बदल देता है। किसमें? माल्टोज में बदल देता है। और यहीं पे याद रखिएगा इस टाइलिन का स्रावण कहां पे होता है? तो मनुष्य के लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो आपका लार होता है, उसी लार में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है? टाइलिन। तो यहां पे जो गैस्ट्रिन है, ये गैस्ट्रिन जो है ये आपका एंजाइम नहीं है। अमाशय की दीवारों से जो होता है, जठर ग्रंथियों से जठर रस जो स्रावित होता है, तो ये एक प्रकार का रस होता है। गैस्ट्रिन एक प्रकार का रस होता है जो कि अमाशय के दीवारों से स्रावित होता है। इसमें एंजाइम नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के हमने एंजाइमों को बताया है। इन एंजाइमों को आप याद रखेंगे कि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायता करेगा, जबकि टाइलिन एंजाइम जो है यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा तत्व है? पहला ऑप्शन है आपका फास्फोरस, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है आपका कैल्शियम। अम्लीयता और क्षारीयता का क्या मतलब होता है? हमारे शरीर में बेसिकली अगर मैं बात करूं पाचन तंत्रों की अगर बात करूं तो पाचन तंत्र में जैसे कि मुख गुहा का अम्लीयता क्षारीयता का मान दूसरा होता है। आपके अमाशय में जब भोजन जाता है तो HCl के प्रभाव में आ जाता है, तो वहां पे भोजन अम्लीय हो जाएगा। और जैसे वह पित्त रस के संपर्क में आता है भोजन कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो ये जो अम्लीय और क्षारीय के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है हमारे शरीर में, उन संबंधों को नियंत्रित करने वाला कौन सा तत्व जो होता है हमारे शरीर में मौजूद रहता है? तो याद रखिएगा ये जो फास्फोरस होता है, ये जो फास्फोरस होता है
यह हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारिकता को क्या करता है, ये मेंटेन रखता है, यानी कि उनके बीच में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। इसके अलावा ये फास्फोरस जो है यह कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों के निर्माण में तथा हमारे दांतों के निर्माण में भी क्या करता है, आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 2 पॉइंट आप याद रखेंगे फास्फोरस के विषय में। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि यह अम्लीयता तथा क्षारीयता को मेंटेन रखता है, और दूसरा यह अस्थियों तथा दांतों के निर्माण में भी सहयोग प्रदान करता है। अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम की, तो याद रखिएगा हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारे शरीर का रक्तचाप होता है, उस रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला जो तत्व होता है हमारे शरीर में मौजूद, उसका नाम क्या होता है, सोडियम। क्या होता है आपका, सोडियम। इसके अलावा अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम क्या करता है, याद रखिएगा हमारे हृदय धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, पोटेशियम। ये कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हमारे शरीर में वह कौन सा तत्व मौजूद होता है जो हृदय धड़कनों को नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम नामक तत्व जो होता है यह मौजूद रहता है हमारे शरीर में, हृदय धड़कनों को मेंटेन रखता है। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे शरीर में, तो याद रखिएगा कैल्शियम जो है यह रुधिर को स्कंदन करने का जो होता है कार्य करता है। प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजेन, थ्राम्बिन और थ्राम्बोप्लास्टिन ये सारे प्रोटीन हैं जो रुधिर को स्कंदित करने का काम करते हैं। तो इन प्रोटीनों के साथ मिलकर वह कौन सा तत्व है जो रुधिर को स्कंदित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम। कैल्शियम वह तत्व होता है जो रुधिर को स्कंदित करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा कैल्शियम जो है हमने बताया है कि ये जो आपका फास्फोरस के साथ मिलकर ये भी क्या करता है, या अस्थियों के निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये सारे तत्व जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे तत्वों से जो हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं, इस बात को याद रखेंगे। कुछ और तत्व हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जिंक की, तो याद रखिएगा जिंक जो है यह इंसुलिन नामक हार्मोन्स का प्रमुख संगठक होता है। कौन सा, इंसुलिन नामक हार्मोन्स का। अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का क्या होता है, यह महत्वपूर्ण योगदान देता है विटामिन B12 के क्या होता है, निर्माण में। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो होता है हमारे दांतों में जो बाहरी परत होती है, जो मानव शरीर की सबसे कठोरतम परत होती है, जिसका नाम होता है इनेमल, उस इनेमल के निर्माण में कौन सहयोग प्रदान करता है, तो फ्लोरीन नामक तत्व जो होता है यह सहयोग प्रदान करने का काम करता है। कौन, फ्लोरीन। और याद रखिएगा अगर फ्लोरीन की अधिकता जब हो जाती है मानव के शरीर में, तो मानव के शरीर में जब फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है तो दांतों को फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन से रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। एक और तत्व को आप याद रख सकते हैं, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है यह किडनी में यह पथरी बनने को रोकता है। ठीक है, पथरी नहीं बनने देता, पथरी जो है यह नहीं बनने देता। ठीक है, तो इतने तत्व जो हैं हमने आपको बताए हैं, इतना तत्वों के बारे में आपको याद होना चाहिए। और यह भी याद रखिएगा ये मैग्नीशियम नामक तत्व जो है यह पादपों में जो है, यानी कि अगर मैं पौधों की बात करूं तो पौधों में ग्रेना और स्ट्रोमा को जोड़ने का भी कार्य करता है। यानी कि हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम। हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। और अगर पूछा जाए कि आयरन कहां पे पाया जाता है, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन। कहां पे पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो ये आपका आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जितने भी तत्व हैं हमने आपको बताए हैं, ये सारे आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनको आपको शब्दशः क्या करना है, याद करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, फास्फोरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से वह कौन सी लार ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका अधोहनु। ठीक है, हिंदी लिखी हुई है इसकी, इंग्लिश इसकी पैरोटिड ग्लैंड।
दूसरा होता है अधोमैक्सिला, जिसको बोला जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तीसरा ऑप्शन है आपको अधोजिह्वा, सबलिंगुअल होता है। और चौथा ऑप्शन है फ्रीनुलम। ठीक है, ये इनमें से पूछा गया है कि कौन सी लार ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि अगर आपके पूछा जाए लार ग्रंथियों के बारे में, तो पहली बात आप ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी कि ये जो पाई जाती हैं लार ग्रंथियां, ये पेयर में पाई जाती हैं, जोड़े में पाई जाती हैं। और अगर यही संख्या में पूछा जाए कि कितनी संख्या में पाई जाती हैं लार ग्रंथियां, तो 3 जोड़ी का मतलब क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। यानी कि मानव के शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, या संख्या में क्या होती हैं? 6 पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? पहला आपने देखा पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा जो होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और तीसरा होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सी होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड। ये जो होती है, ये 3 प्रमुख लार ग्रंथियां पाई जाती हैं मानव के शरीर में। और ये जो फ्रीनुलम है, फ्रीनुलम एक प्रकार की ऐसी संरचना है, जैसे मान लीजिए मनुष्य का क्या है? जिह्वा है। तो ये जो जिह्वा जहां से आपका लगा होता है, इस संरचना का क्या नाम होता है? इस संरचना का नाम होता है फ्रीनुलम। और फ्रीनुलम जो है, यह किसी भी प्रकार के लार ग्रंथियों के अंतर्गत नहीं हो आता है। तो याद रखिएगा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ये फ्रीनुलम लार ग्रंथियों के अंतर्गत नहीं आएगा, जबकि पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल जो है, यह एक प्रकार की लार ग्रंथियों के अंतर्गत आने वाले हैं। लार ग्रंथियां जो होती हैं, ये क्या करती हैं? लार ग्रंथियों से स्रावित होता है लार। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं लार ग्रंथियों की बात करूं, लार ग्रंथियों की बात करूं, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करूं, तो हमारे शरीर में हमने बताया कि लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं। और टोटल संख्या में कितनी होती हैं? 6। 3 ग्रंथियों के बारे में हमने बता दिया, सबलिंगुअल और क्या, सब मैक्सिलरी और क्या, पैरोटिड। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन लार ग्रंथियों से स्रावित होता है क्या? लार स्रावित होता है, सलाइवा स्रावित होता है। और लार में क्या होता है? याद रखिएगा, लार में 99% पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है? 99% जल। और 1% क्या पाया जाता है? 1% पाया जाता है क्या? एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? एंजाइम। और यह पूछा जाए अगर क्वेश्चन में कौन सा एंजाइम, तो याद रख लीजिएगा आज से कि 2 प्रकार के एंजाइम, पहला है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। 2 प्रकार के एंजाइम मनुष्य के लार में पाए जाते हैं। पहले का नाम होता है टाइलिन और दूसरे का नाम होता है लाइसोजाइम। टाइलिन को ही एमाइलेज भी कहा जाता है। टाइलिन को ही क्या कहा जाता है? एमाइलेज कहा जाता है। यह जो टाइलिन होता है, यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है? सहयोग प्रदान करता है। और अगर यह पूछा जाए किस कार्बोहाइड्रेट का, तो याद रख लीजिएगा कि अगर टाइलिन के बारे में पूछा जाए कि टाइलिन किस कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहयोग करता है, तो एक कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च जो होता है, यह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और इस स्टार्च को यह टाइलिन एंजाइम जो है बदल देता है, किसमें? माल्टोज में बदल देता है। किसमें बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। और माल्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है। इसी वजह से माल्टोज में परिवर्तन होने की वजह से हमको रोटी या चावल जो है अपने मुख गुहा में या बक्कल कैविटी में जब हम अधिक देर तक चबाते हैं तो कैसा लगता है? मीठा। क्यों मीठा लगता है? क्योंकि माल्टोज एक प्रकार की शर्करा है, और अगर शर्करा है तो वह स्वाद में कैसी होगी? मीठी होगी। तो याद रख लीजिएगा कि अगर हमारे मुख गुहा में ये माल्टोज परिवर्तन ना हो, तो हम कितनी भी गर्म रोटी, चाहे हम किसी के हाथों से क्यों ना खाएं, वह रोटी हमको मीठी लगने वाली नहीं है। तो जो रोटी हमको मीठी लगती है, उसका कारण क्या होता है? ये माल्टोज। तो याद रखिएगा, इस माल्टोज में परिवर्तन करने वाला जो आपका एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है? टाइलिन। लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को या रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। अगर हम बिना कुछ हाथ जो है धोए भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे मुख गुहा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है?
लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, यह भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को क्या करता है, मारने का कार्य करता है और भोजन को सुरक्षित हमारे ग्रास नली में प्रवेश कराता है। तो यह चीज आपको पता हो जानी चाहिए कि कौन सा एंजाइम होता है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, अर्थात वह किसका पाचन करता है, मनुष्य के शरीर में वह किसका पाचन करता है, यह आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कुछ और विशेषताओं पे बात करूं, कुछ और विशेषताएं क्या हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में कौन सी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, यानी कि इन तीनों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हमारे कान के जो नीचे पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि होती है, उसका नाम कौन सा होता है, पैरोटिड ग्लैंड। क्या होता है आपका, पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड की स्थिति के बारे में हमने बता दिया, इस कान के एक नीचे और इस कान के यहां पे नीचे जो पाई जाती है ग्लैंड, उसका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। और यही यहां पे जान लीजिएगा कि जब पैरोटिड ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है, वायरस के कारण इंफेक्शन हो जाता है, वायरस का नाम होता है पैरामिक्सो वायरस। क्या नाम होता है, पैरामिक्सो वायरस। जब पैरामिक्सो इसी ग्लैंड में संक्रमण कर देती है, इसी को इन्फेक्टेड कर देती है, तो व्यक्ति को रोग हो जाता है और रोग का नाम होता है गलसुआ, या इसे ही कहा जाता है आपका क्या, मम्स। ठीक है, तो मम्स नामक रोग या गलसुआ नामक रोग जो होता है वह मनुष्य के शरीर में लार ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड। इसमें संक्रमण के कारण जो होता है आपका क्या होता है, मनुष्य को रोग गलसुआ या पैरोटिड नामक, गलसुआ या मम्स नामक रोग हो जाता है। आशा करता हूं आपको चीजें ये जो हैं, मैं जितना भी प्रयास कर रहा हूं समझाने का, आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं और जितने भी शब्द हमने बोले हैं, वे सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंस्फिक्टर वाल्व। इंस्फिक्टर वाल्व जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है, किसके बीच पाया जाता है, किसके बीच पाया जाता है। एक वाल्व है और इस वाल्व का नाम है स्फिंक्टर, और स्फिंक्टर जो वाल्व है, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि यह किसके बीच में पाया जाता है। क्या ये अमाशय व बड़ी आंत के बीच में पाया जाएगा, क्या यह बड़ी आंत व छोटी आंत के बीच में पाया जाएगा, क्या यह ग्रासनली व अमाशय के बीच में पाया जाएगा, अथवा यह अमाशय व छोटी आंत के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका आंसर बता दूं आपको कि यह ग्रासनली और कहां पे पाया जाता है, अमाशय के बीच में। ठीक है, अब वाल्व का काम क्या होता है जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक मैं जो है रफली डायग्राम बना रहा हूं, एक मनुष्य के पाचन तंत्र का मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं मनुष्य के पाचन तंत्र का पूरा रफली डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको संरचना दिखाई देगी। देखिएगा इस तरह से कुछ संरचना आपको दिखाई देगी। ये मनुष्य का मैंने क्या बनाया है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी जितने भी पार्ट आते हैं उनको बताने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझिएगा। ये जो है आपके बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, यहाँ पे क्या है आपका अमाशय। ये क्या है आपका अमाशय है, अमाशय यानी कि स्टमक है। ये क्या है आपका बक्कल कैविटी, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम मुख गुहा कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मुख गुहा। अब भोजन जो है मुख गुहा से प्रवेश किया और कहां पे आ गया, अमाशय के पास। क्या आ गया आपका, अमाशय के पास। लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि अगर ये आपका भोजन इस अमाशय में प्रवेश कर गया है और यहां पे अगर कोई वाल्व न लगा रहे, कोई अवरोधक न रहे, तो क्या होगा, मनुष्य भोजन करेगा और जैसे ही गाड़ी चलाने बैठेगा अगर ऊपर नीचे करेगा तो भोजन भी क्या होगा आपका, ऊपर नीचे होगा। तो ये भोजन ऊपर नीचे नहीं होता है, या अमाशय में जो भोजन प्रवेश कर गया है वह वापस इस वजह से मुख गुहा में नहीं जाता है क्योंकि यहां पे पाया जाता है क्या, ढक्कन पाया जाता है, वाल्व पाए जाते हैं। और कहां कहां पे ढक्कन पाए जाएंगे, आप खुद दिमाग से सोच के बताइए, कहां कहां पे वाल्व की आवश्यकता है। हमारी मुख गुहा और नासा गुहा ये दोनों जाके कहां पे, फेरिंग्स में जाके क्या होते हैं, कॉमन हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। तो वहां पे भी एक वाल्व चाहिए, नहीं तो हम मुख गुहा के रास्ते भोजन ग्रहण करेंगे और नासा गुहा के रास्ते भोजन क्या होगा, बाहर आएगा। वो जैसे कि वोमिटिंग वाले कंडीशन में होता है, वो इसका अपवाद होता है।
तो हमारे यहां पे एक वाल्व चाहिए, ठीक है, हमारे जो मुख गुहा और नासा गुहा को क्या करे, अलग अलग करे, या फिर जब हम भोजन को ग्रहण करें तो नासा गुहा मार्ग को वो क्या करे, बंद कर दे, ताकि नासा गुहा मार्ग में भोजन न जाए। फिर एक वाल्व की जरूरत हमको यहां पे है कि अगर भोजन अमाशय में प्रवेश कर जाए लेकिन अमाशय से भोजन वापस न जाए, क्योंकि इन वाल्वों की यही विशेषता होती है, इन ढक्कन की यही विशेषता होती है कि अगर भोजन आगे की तरफ नीचे की तरफ जाएगा तो ये ढक्कन खुल जाते हैं, आराम से भोजन नीचे चला आता है, लेकिन अगर भोजन ऊपर जाना चाहे तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ढक्कन तुरंत क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। तो एक ढक्कन यहां पे पाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक ढक्कन की जरूरत यहां पे भी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि अमाशय में भोजन पचा हुआ है, अब आगे प्रवेश कर रहा है तो कहां पे जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। कहां पे जाएगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत से भोजन वापस अमाशय में न जाए तो इसके लिए भी यहां पे क्या चाहिए, एक ढक्कन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, एक ढक्कन चाहिए। और इसके बाद हमने कहा यहां से छोटी आंत, इसके बाद क्या शुरू हो जाता है आपका, बड़ी आंत। तो छोटी आंत से बड़ी आंत में तो भोजन चला जाता है, लेकिन बड़ी आंत से छोटी आंत में भोजन नहीं आता है, तो इसका भी कार्य क्या होता है, एक प्रकार का वाल्व, एक प्रकार का ढक्कन, ठीक है। अब मैं सारे आपके वाल्व के नाम लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। पहला जो वाल्व है, पहला जो वाल्व, इसे कहा जाता है आपका एपिग्लॉटिस। इसे क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस। ध्यान समझिएगा। और अगर ये पूछा जाए किसके किसके बीच में है, तो यह नासा गुहा और मुख गुहा के बीच में कौन सा है आपका, एपिग्लॉटिस। और अभी अभी हमने पढ़ा एक वाल्व है, उसका नाम क्या है, स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर क्या कर रहा है, यह अमाशय और ग्रासनली के बीच में पाया जा रहा है। अमाशय और किसके बीच में पाया जा रहा है आपका, ग्रासनली के बीच में। इस वाल्व की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व। क्या बोलते हैं इसे, पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। तो पाइलोरिक वाल्व किसके किसके बीच में रहता है, या अमाशय को छोटी आंत से क्या करता है, अलग करता है। और अगर मैं यहां पे आऊं, जो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में कौन सा वाल्व है, कौन सा ढक्कन है, तो याद रखिएगा यहां पे होता है इलियोसिकल वाल्व। कौन सा होता है, इलियोसिकल वाल्व होता है, इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। तो ये चार प्रकार के ढक्कन मनुष्य के शरीर में, पाचन तंत्र में पाए जाते हैं, जो भोजन को आगे तो आने देते हैं लेकिन वापस भोजन को जाने नहीं देते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है एपिग्लॉटिस, दूसरा है स्फिंक्टर, तीसरा है पाइलोरिक, और चौथा है आपका इलियोसिकल वाल्व। चौथा कौन सा है आपका, इलियोसिकल वाल्व, जो कि आपके छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि कभी आपके यूपीपीसीएस में यहां से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से प्रबल है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ग्रास नली व अमाशय के बीच। क्या होगा, ग्रास नली क्या और अमाशय के बीच। याद रखिएगा ग्रास नली में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, और एंजाइम नहीं पाए जाने के कारण यहां पे भोजन का पाचन नहीं होता। याद रखिएगा भोजन का पाचन वहीं पे होगा जहां पे एंजाइम पाया जाएगा, जहां पे एंजाइम पाया जाएगा या एंजाइम उपस्थित रहेगा। अगर एंजाइम नहीं तो इसका मतलब पाचन नहीं। यही कारण होता है कि ग्रास नली में एंजाइम नहीं स्रावित होता है, इसी वजह से यह पाचन की क्रिया में सहयोग जो है प्रदान करता है, लेकिन पाचन की क्रिया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इस यहां पे एंजाइम स्रावित नहीं होता है। एक आप ग्रासनली के बारे में याद रखेंगे, एक आप याद रखेंगे बड़ी आंत, ठीक है, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, यहां पे भी एंजाइम स्रावित नहीं होता है। इसी वजह से भोजन का पाचन बड़ी आंत में भी नहीं होता है। क्यों नहीं बड़ी आंत में होता है? क्योंकि एंजाइम का श्रावण नहीं होता है। बड़ी आंत केवल और केवल जल का अवशोषण करती है। जो आपके अधपचे विषैले भोजन रहते हैं उनको क्या करती है, मलाशय में इकट्ठा करने का काम करती है, और साथ ही साथ भोजन के साथ अधिक मात्रा में जल हमारे शरीर से बाहर न जाए। तो इसके लिए बड़ी आंत का कार्य होता है कि यह भोजन को क्या कर ले, अवशोषण कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। नहीं तो क्या, छोटी आंत में तो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में आए तो आपका एक ही आंसर होगा, वो क्या, छोटी आंत। फिर से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन अगर बने कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पे होता है, तो आप आंसर देंगे छोटी आंत।
दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन का जो है पूर्ण पाचन कहां पे होता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, छोटी आंत। और तीसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां पे होता है, तब भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, छोटी आंत। ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अदरवाइज मैं एक क्वेश्चन लेकर जो है उसको और क्लियर करने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, गर्भधारण में सहायक कौन सा हार्मोन्स होता है। गर्भधारण में जो होता है कौन सा हार्मोन्स जो होता है ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, एस्ट्रोजन है, थायरॉक्सिन है। प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और क्या होता है आपका, थायरॉक्सिन। ये 4 प्रकार के आपके हार्मोन्स दिए गए हैं। इनमें से वह कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी काल में या गर्भधारण में क्या करता है, वो सहायता प्रदान करता है। तो याद रखिएगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है यह महिला के गर्भधारण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है ध्यान से देखिएगा, तो लगभग 10 जो है क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में विगत वर्षों में, और केवल इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मादा हार्मोन्स है और निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन्स है। यानी वह कौन सा हार्मोन्स है जो महिलाओं के लैंगिक विकास में सहायता प्रदान करता है, और वह कौन सा हार्मोन्स है जो पुरुषों के लैंगिक विकास में सहायता करता है। तो अगर मैं कुछ हार्मोन्स के नाम लिखूं और जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा कौन कौन से हार्मोन्स को मैं बताऊंगा। देखिएगा, अगर मैं सारे हार्मोन्स की बात करूं तो एक तरफ में पहले मादा, ठीक है, यानी कि महिला जो फीमेल हार्मोन्स होता है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, जो कि फीमेल के लैंगिक विकास में क्या करती है, सहायता करती है। और एक तरफ मैं बताऊंगा आपको पुरुषों से संबंधित जो हार्मोन्स होता है उसको, यानी कि मेल से संबंधित जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं फीमेल की बात करूं, ठीक है, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वह कौन सा हार्मोन्स होता है, एक प्रकार का मादा हार्मोन्स होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो अभी सेकंड हमने लिया था प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, एक प्रकार का फीमेल हार्मोन्स होता है। और अगर मैं तीसरे हार्मोन्स की बात करूं, याद रख लीजिएगा रिलैक्सिन। क्या होता है, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है यह भी एक प्रकार का मादा हार्मोन्स होता है। तो ये 3 हार्मोन्स आपको याद रखना है जिनका संबंध महिलाओं से है। यहां से क्वेश्चन बहुत एराइज होते हैं, तो इस वजह से इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं पुरुषों से संबंधित हार्मोन्स की बात करूं तो यहां पे एस्ट्रोजन है और यहां पे होता है आपका एंड्रोजन। क्या होता है, एंड्रोजन। और यहीं पे आप लोग जो है गलती कर देते हैं। ठीक है, ये होता है आपका एंड्रोजन। ठीक है, ये होता है एंड्रोजन और यहां पे होता है आपका एस्ट्रोजन। क्या होता है, एस्ट्रोजन। याद रखिएगा यहां पे एसटी है, यहां पे एनडी है। ठीक है, तो यहां पे समानता होने के कारण अक्सर कंफ्यूजन बढ़ जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसी वजह से मैं चीजों को क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर करवाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके जो है वहां पे क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो मैं क्वेश्चन वहीं पे उठाता हूं जहां पे आपका कंफ्यूजन की स्थिति जो है वह ज्यादा साफ सुथरी हो सके या उसको जो है अच्छे प्रकार से दूर किया जा सके। ठीक है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, इन तीनों हार्मोन्स का संबंध होता है मादाओं से, और एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का संबंध होता है पुरुषों से। इसके अलावा एक और हार्मोन्स है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह भी एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का मेल हार्मोन्स होता है। तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये एक प्रकार का मेल हार्मोन्स होता है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये तीनों जो होते हैं एक प्रकार के मादा हार्मोन्स होते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्रावण जो है या अंडाशय की किस कोशिका से होता है, या अंडाशय की किस कोशिका से इसका स्राव होता है, तो आप याद रखिएगा एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम होता है, कार्पस ल्यूटियम। पहली चीज तो ये अंडाशय में पाई जाने वाली एक कोशिका है जिसका नाम है कार्पस ल्यूटियम, और इस कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन।
और एंड्रोजन की अगर मैं बात करूं, एंड्रोजन की, तो यह किस कोशिका से स्रावित होता है? यह लेडिंग कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है, यह लेडिंग कोशिका से स्रावित होने वाला हार्मोन्स है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे कि किस कोशिका से स्रावित होता है और किसका संबंध किससे है, मेल से है कि फीमेल से है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रोजेस्टेरॉन। क्या हो जाएगा आंसर? प्रोजेस्टेरॉन। अगर रिलैक्सिन के बारे में किसका हार्मोन्स होता है? इसका संबंध फीमेल से। प्रोजेस्टेरॉन का संबंध किससे है? तो फीमेल से। एस्ट्रोजन का संबंध किससे है आपका? फीमेल से। हाँ, थायरॉक्सिन की अगर बात किया जाए तो थायरॉक्सिन जो है यह थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाली क्या होती है? यह हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन। और थायराइड के बारे में आप याद रखेंगे, थायराइड जो है मनुष्य के शरीर की जो होती है, यह सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है मनुष्य के शरीर में, एंडोक्राइन के बारे में, तो थायराइड। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी का नाम ना दे, तो आप क्या देंगे आंसर? यकृत, यानी कि लीवर। इसके बारे में हमने आपको बताया है। ठीक है, और अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो मनुष्य को रोग हो जाता है। सबसे फेमस कौन सा? घेघा। इसके अलावा और भी कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि आपका हाशीमोटो। और हाशीमोटो जो होता है इसे थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि थायराइड की आत्महत्या किसे कहा गया है? तो एक रोग होता है जिसे कहा जाता है आपका जो है, अगर मैं बात करूं थायराइड ग्रंथियों के संदर्भ में कि थायराइड की आत्महत्या किसे कहा जाता है, तो उस रोग का नाम होता है हाशीमोटो। क्या नाम होता है? हाशीमोटो। हाशीमोटो रोग जो होता है इसमें थायरॉक्सिन का इतना अल्प स्रावण होता है कि थायराइड को जो भी दवाएं दी जाती हैं उसके खिलाफ या एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिसके कारण जो होता है थायराइड का क्या होता है? नुकसान होने लगता है और वह खुद नुकसान अपना करने लगती है। तो इसी वजह से हाशीमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन क्या होता है? क्या पृष्ठ तनाव घट जाएगा, क्या पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? यानी कि यहां पे क्वेश्चन आपका सरफेस टेंशन यानी कि फिजिक्स को लेके है कि अगर जब डिटर्जेंट डाला जाता है तो उस दौरान जो होता है पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? क्या ये घट जाएगा कि बढ़ जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा? तो पहले मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव परिचित तो आप ये जानिएगा कि यह जो है एक तरल या द्रव की जो होता है, द्रवों का गुण होता है क्या? पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव क्या होता है ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए एक मैं बात करूं, ये जल है, ठीक है, पानी है, तो पानी में जो होता है समान अणु पाए जाते हैं और समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को कहा जाता है ससंजक बल। ठीक है, बल दो प्रकार के होते हैं, एक ससंजक बल होता है, एक आसंजक बल होता है। ससंजक बल जो होता है, ससंजक बल की अगर मैं बात करूं तो ससंजक बल ऐसे बल होते हैं जो समान अणुओं के बीच कार्य करते हैं। यानी कि समान अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को ससंजक बल के नाम से जाना जाता है, जबकि असमान अणुओं के बीच कार्य करने वाले बल को आसंजक बल कहा जाता है। इस मार्कर और मार्कर के अणुओं के बीच ससंजक बल, इस बोर्ड के बीच में ससंजक बल। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मार्कर और इस बोर्ड के बीच में कौन सा? आसंजक बल, क्योंकि यहां पे समान अणु नहीं होते हैं। तो ससंजक बल के कारण ही पृष्ठ तनाव पैदा होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ससंजक बल के कारण ही। अगर पूछा जाए पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है, तो ससंजक बल होता है। ससंजक बल के कारण ही उत्पन्न होता है। कैसे? ध्यान समझिएगा। मान लीजिए यह पृष्ठ की सतह है। क्या है? ये पृष्ठ की सतह है। तो अगर यहां पे कहने का मतलब अगर नाम को देखें तो नाम क्या है इसका? पृष्ठ तनाव। यानी कि यह तनाव कहां पे उत्पन्न हो रहा है? पृष्ठ पर, यानी कि सरफेस पे।
सरफेस पे उत्पन्न होने वाला तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। तो कैसे ये तनाव उत्पन्न होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो नीचे वाला अणु होता है और इधर ऊपर वाला जो अणु होता है, हमने कहा है कि समान अणु है तो ससंजक बल होगा, ससंजक बल होगा तो यह अपने आप को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, या इस अणु को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी कि ये अणु कहां पे आ जाएगा? इसकी तरफ। ठीक उसी प्रकार से इसके अणुओं के बीच में क्या कार्य करेगा? संजक बल। तो यह चाहेगा कि ये क्या हो जाए? नीचे की तरफ आ जाए, तो इसको भी क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक उसी प्रकार ये क्या चाहेगा? ये इसको कि यह क्या आ जाए? नीचे आ जाए। अब ये वाला जो अणु है, अब ये चाहेगा कि इसको मैं क्या कर लूं? अपनी तरफ खींच लूं। क्या चाहेगा? अपनी तरफ खींच लूं, यहां पे आकर्षित करना चाहेगा। तो यह इसको भी क्या करेगा? अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। लेकिन ये बेचारा क्या करेगा? ये तो सबसे ऊपर है, ये तो ऊपर से किसी को खींच नहीं सकता। तो जब ये खींच नहीं सकता तो यह हमेशा बेचारा तनाव की स्थिति में होता है, हमेशा उसके अंदर टेंशन बना रहता है। क्योंकि ये पृष्ठ भाग पे है ये अणु, इसी वजह से इसका नाम क्या होता है? पृष्ठ तनाव। इसी वजह से इसका नाम क्या होता है? पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव हमेशा ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। और मैं अब क्वेश्चन पे आऊं अगर, तो डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? घट जाता है। और जब पृष्ठ तनाव का मान घट जाएगा, यानी कि यहां पे जो तनाव उत्पन्न था वह तनाव अब क्या हो गया है? घट गया है। तो अब क्या होगा? यह जो आपका द्रव होगा वह अधिक से अधिक क्षेत्रफल घेरने का काम करेगा, यानी कि वह अब स्वतंत्र होना चाहेगा, वह फ्री होना चाहेगा। क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव जो होते हैं वे अपने आप को कम क्षेत्रफल में घेरने का प्रयास करते हैं, यानी कम से कम क्षेत्रफल में रहने का प्रयास करते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, रीजन इसके पीछे क्या होता है? पृष्ठ तनाव, क्योंकि वह हमेशा अपने आप को कम क्षेत्रफल में रखने का प्रयास करती हैं। लेकिन जैसे ही डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव का मान घट जाएगा। और जब पृष्ठ तनाव का मान घट जाएगा तो यह जो आपका अणु है ये तनाव में नहीं रहेगा, ये स्वतंत्र होना चाहेगा। और जब स्वतंत्र होगा तो यह आपके जो कपड़े रहेंगे जिसको आप डिटर्जेंट में भिगोए रहेंगे वह अधिक अंदर तक जाके मैल को क्या करेगा? बाहर निकालने का काम करेगा। तो क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि क्या कारण होता है कि डिटर्जेंट के कारण जो होते कपड़े अधिक साफ हो जाते हैं? तो इसका भी कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। क्यों होता है इसका कारण हमने आपको बता दिया। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि चाहे डिटर्जेंट डाला जाए, चाहे पेट्रोल डाला जाए, ठीक है, चाहे क्या कर दिया जाए? पेट्रोल डाला जाए, तो पेट्रोल से या मिट्टी का तेल डाला जाए तो इससे भी पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? ध्यान समझिएगा। यहां से क्वेश्चन एक पूछा गया है कि एक मच्छर है, ठीक है, मच्छर की जो लार्वा होते हैं वह जल के पृष्ठ सतह पे क्या करते रहते हैं? या जल के पृष्ठ सतह पर हमेशा क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक प्रकार का क्या है? मच्छर है, और ये मच्छर क्या कर रहा है? ये पृष्ठ सतह पर तैर रहा है। तो जैसे ही हमने केरोसिन डाला, मिट्टी का तेल डाला, पृष्ठ तनाव का मान क्या हो गया? कम। और पृष्ठ तनाव जो अभी तक तनी हुई अवस्था में था, और तनी हुई अवस्था में जब कोई रहता है तो उस पर जब कोई हल्का सा द्रव्यमान जाए जैसे कि मच्छर का लार्वा, तो क्या रहेगा? आपका तैरेगा। लेकिन जैसे ही हमने मिट्टी का तेल का प्रयोग किया, इसका पृष्ठ तनाव का मान कम हो गया, यानी कि हट गया। अब ये लार्वा क्या हो जाएगा? इस पानी में डूब जाएगा। ये लार्वा क्या हो जाएगा? इस पानी में डूब जाएगा। यानी कि पृष्ठ तनाव के मान को केरोसिन या पेट्रोल डालकर कम किया जा सकता है। और यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि क्या कारण होता है कि केरोसिन डालकर जो होते हैं मच्छर के लार्वा से जो है निजात पाया जा सकता है? किस कारण से? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। अगला क्वेश्चन आपका इसी से बना हुआ है, पृष्ठ तनाव से ही, कि जो गर्म सूप होते हैं वे ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगते हैं, यानी कि ज्यादा मीठे लगते हैं या ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। किस कारण से? वो इस कारण से क्योंकि गर्म जो सूप होता है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, और जब पृष्ठ तनाव कम होता है तो पूरे जिह्वा के जितनी भी स्वाद कलिकाएं हैं वो सब पर फैलता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जिह्वा पे स्वाद कलिकाएं होती हैं जो हमको स्वाद की अनुभूति दिलाते हैं। अग्रभाग से हमको मिठास का अनुभव होता है और पश्च भाग से हमको कड़वाहट का, उसके बाद
पार्श्व किनारों से जो होता है खट्टा और नमकीन का जो स्वाद अनुभूत होता है। तो जब गर्म सूप पूरे जिह्वा पे फैलेगा तो जितनी भी स्वाद कलिकाएं हैं, सारी स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, एक्टिव रहती हैं, और सूप जिस भी स्वाद का रहेगा हमको ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन जहां पे ठंडा सूप हम पिएंगे उसका पृष्ठ तनाव कैसा रहता है, अधिक रहता है। इस वजह से वह पृष्ठ आपकी जिह्वा के पूरे सतह पर फैल नहीं पाता है, इस वजह से हमको वह कम स्वादिष्ट लगता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और यहीं पे अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि क्या कारण होता है कि गर्म सूप ज्यादा स्वादिष्ट होता है लेकिन जो ठंडी खीर होती है, ठीक है, ठंडी खीर होती है वह ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, तो उसका आंसर यह है कि खीर में जो स्वाद होता है वह होता है मीठा, और मीठास का जो अनुभव कराता है वो कौन होता है, अग्रभाग। तो जैसे ही हम खीर के संपर्क में आते हैं हमको मिठास का अनुभव तुरंत हो जाता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चंस को भी आप अपने दिमाग में जो है याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहां से एराइज हो सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपका रहा तो चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आप उसको टैग कर ले जाएंगे। लेकिन हाँ, शर्त पहली ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप कितना भी उदाहरण रट लें पृष्ठ तनाव का, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अगर आपको ये ना पता रहे कि पृष्ठ तनाव किसे कहा जाता है, तो पृष्ठ तनाव से एक नहीं 50 एग्जाम्पल जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। क्या कारण होता है कि सुई जो होती है आपके जल की सतह पे क्या होती, तैरते रहती है। एक हल्की सुई को हम रख दिया जाए या तिनका को हम पानी में फेंक दें जिसका द्रव्यमान कम होता है, उसमें क्या होता है, वो पृष्ठ तनाव के कारण ये क्या होती है, उस पर तैरती रहती। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या होता है, कम होता है, और यहाँ पे तनाव होता है, एक टेंशन होता है, इसी वजह से इस पे क्या करती रहती है, वो तैरती रहती है। तो एग्जाम्पल कई बन सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, और कॉन्सेप्ट रहा तो चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते। तो यहां पे क्या होगा, घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि ये क्या डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, क्या नौ संचालन में प्रयोग लाया जाता है, इंजीनियरिंग के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब सोनार को लेकर जो है थोड़ा सा मैं पहले डिस्कस कर दूं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दो क्वेश्चन बने हुए हैं कि सोनार जो है यह किस प्रकार की तरंग है। ठीक है, तो याद रखिएगा सोनार एक प्रकार की पराश्रव्य तरंग है। ठीक है, किस प्रकार की तरंग है, एक प्रकार की पराश्रव्य ध्वनि तरंग होती है। ठीक है, पराश्रव्य तरंग होती है। और अगर सोनार का पूरा नाम पूछा गया है तो याद रखिएगा सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन और क्या, रैंगिंग। ठीक है, तो ये पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, और इस तरंग के बारे में, ठीक है, कि ये किस प्रकार की तरंग है, ये पराश्रव्य तरंग है कि ये अपश्रव्य तरंग है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। नौ संचालकों के द्वारा जो होता है, या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सोनार एक प्रकार की पराश्रव्य तरंगों को भेजकर समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाता है, और इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड क्या होता है, रैंगिंग। कैसे पता लगाता है, थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई समुद्र है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है आपका, ये समुद्र है, और समुद्र में क्या है, जल है, और यहां पे मान लीजिए कोई वस्तु है और यह डूबी हुई है। क्या है, कोई वस्तु क्या है आपका, डूबी हुई है। तो सोनार नामक जो यंत्र होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका प्रेसी, और दूसरा होता है आपका सूचक। दूसरा क्या होता है आपका, सूचक। प्रेसी से जो होता है पराश्रव्य तरंगे जो हैं भेजी जाती हैं, और जैसे ही ये समुद्र में जाती हैं इस वस्तु से क्या करेंगी, टकराती हैं। यानी कि ट्रांसमीटर जो होता है ये आपके तरंगों को भेजता है, और जैसे ही इस वस्तु से टकराती है ये तुरंत यहां से क्या होती है, परावर्तित होकर क्या होता है, ये सूचक के पास आती हैं, एडॉप्टर के पास आती हैं। तो जैसे ही सूचक जो है इसको एडॉप्ट करता है इस तरंग को, वह क्या करता है, यहीं से कैलकुलेट कर लेता है कि ये जो आपके समुद्र में डूबी हुई वस्तु है वह कितनी दूरी पर डूबी हुई है। क्योंकि पराश्रव्य अगर तरंग गई है तो उसका एक निश्चित चाल होगा। क्या होगा, एक निश्चित चाल होगा, और कितने समय में आपका यह लौट के आई है इसकी भी गणना कर ली जाती है। तो अगर चाल
पता चल गया, आपको समय आपको पता चल गया, तो क्या आप दूरी का आकलन नहीं कर सकते? बहुत सिंपल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इससे जो होता है, ये समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए या उसकी दूरी को गणना करने के लिए जो है सोनार नामक यंत्र का क्या होता है, प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, प्रयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा कि जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ नामक जो जीव होता है, वह खुद जो है पराश्रव्य तरंगों को क्या करता है, उत्पादित करता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों को क्या करता है, वह उत्पादित करता है। कौन? चमगादड़। ठीक है, और पराश्रव्य तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है वह 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। यानी कि ऐसी ध्वनि तरंगे या ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं, ऐसी तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और पराश्रव्य तरंगों को और अवश्रव्य तरंगों को, दोनों तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। सुन सकता है तो केवल किसको? उसको सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से केवल 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, उन्हीं को कहा जाता है ऑडियोबल, यानी कि उन्हें ही कहा जाता है आपका क्या, श्रव्य तरंगे। क्या कहा जाएगा आपका? श्रव्य तरंगे। मनुष्य केवल श्रव्य तरंगों को ही सुन सकता है, जबकि कुछ जीव, जलीय जीव जो होते हैं, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को क्या करते हैं, सुन सकते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो हृदय होता है, हृदय हार्ट जो होता है, वह एक प्रकार की अवश्रव्य तरंगों को उत्पादित करता है। ठीक है, जो लब और डब की ध्वनि की उत्पत्ति होती है, वह एक प्रकार की अवश्रव्य तरंगे होती हैं। और अवश्रव्य तरंगों को किसी यंत्र के द्वारा सुना जाता है, जैसे कि स्टेथोस्कोप की सहायता से ही ये हृदय के द्वारा जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं, इसको क्या किया जाता है, आपका सुना जाता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में इतनी चीजें जो है आप याद रखेंगे। तो सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? आपका नौ संचालकों के द्वारा। और क्वेश्चन अगर यह पूछा जाए कि सोनार जो है प्रयोग में लाया जाता है, और ऑप्शन में वहां पे आपको मिलेगा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, तो यह भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशीतन खाद्य संरक्षित किया जाता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें खाद्य संरक्षित किया जाता है, यानी कि जो भोज्य पदार्थ हम रखते हैं फ्रिज में, वो कैसे संरक्षित रहता है? पहला ऑप्शन है आपका, क्या ये जीवाणुओं को मारकर संरक्षित रखता है? दूसरा है आपका, क्या ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो है इसको सुरक्षित रखता है? तीसरा है एंजाइम को नष्ट करके यहां पे शब्द दिया है। और चौथा है आपका, खाद्य पदार्थों की परत को बर्फ से ढककर कैसे ये आपके खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखता है आपका रेफ्रिजरेटर। तो इसमें पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि आपके जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या करता है, कम करके। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो होता है, फ्रिज में रखी हुई जो वस्तुएं होती हैं वो सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, या वह बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से क्या होती है, उसको बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं बात करूं संसार के जितने भी आपके जीव हैं, उनके जो एंजाइमों की अगर मैं बात करूं, तो संसार के जितने भी जीव हैं उनके एंजाइम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कार्य करते हैं। मनुष्य सहित सभी जीव, संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम सबसे अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि काम नहीं करेंगे, सबसे अच्छे ढंग से वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके कहां पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कार्य करते हैं। और एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं। अभी अभी हमने बताया है, एक प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं, और यह भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई फ्रिज है, और फ्रिज में कोई अगर मान लीजिए वस्तु रखी गई है, कोई वस्तु है मान लीजिए, और ये रखी गई है, तो कैसे संरक्षित रहती है? वो इस वजह से संरक्षित रहती है क्योंकि फ्रिज में टेंपरेचर कितना होता है, लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे मुफीद जो होता है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिज का जो टेंपरेचर सबसे अच्छा माना जाता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे माना जाता है। तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड की जो मैं बात कर रहा हूं, ये अगर यहां पे देखेंगे तो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या है, नीचे के तापमान है। क्या है, आपके नीचे के तापमान है। तो क्या इतने नीचे के तापमान पे जो बैक्टीरिया है,
क्या उसके एंजाइम सक्रिय हो पाएंगे? नहीं सक्रिय हो पाएंगे। और जब वह सक्रिय नहीं हो पाएगा तो वह हमारे खाद्य पदार्थों को क्या करता है? वह संक्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जैव रासायनिक पदार्थ जो दर है वो क्या हो गई? इस समय घट गई है। लेकिन उसी फ्रिज में उसी वस्तु को अगर हम रखे रहें और फ्रिज को बंद कर दें और टेम्परेचर जैसे ही वह 10 के 50 के बीच में पहुंचा, वह बैक्टीरिया तुरंत अब उस सब्जी पे, उस खाद्य पदार्थ पे क्या करेगा? आक्रमण करके उसको संक्रमित कर देगा। तो ये इसका कार्य क्या होता है? इस जैव रासायनिक पदार्थ के एंजाइमों की दर को कम करके जो होता है वह खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का काम करता है। एक मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे अगर आप मार्केट से दूध लाते हैं तो दूध को बचाने का आपके पास दो जो है आपके पास रास्ते हैं। पहला कौन सा रास्ता है? पहला रास्ता होता है कि अगर कोई मिल्क है तो उस मिल्क को आपको क्या करते हैं? आप या तो उस दूध को बचाने के लिए आप उसको उबाल देंगे, यानी कि बॉयल कर देंगे, या फिर इसी मिल्क को हम क्या कर देंगे? फ्रिज में रख देंगे। क्या करेंगे? फ्रिज में रख देंगे। यही दो उपाय आप करते हैं। पहला या तो क्या करेंगे? उसे आप बॉयल करेंगे, या दूसरा आप क्या करेंगे? उसको आप फ्रिज में रख देंगे। तो जब आप दूध को उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसका टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो 50 से हो गया ऊपर, और दूध को खराब करने वाला जो जीवाणु होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, वो लैक्टोबैसिलस सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता और दूध हमारा क्या हो जाता है? संरक्षित। और ठीक इसी का प्रकार का होता है कि जब हम फ्रिज में रखते हैं तब भी टेम्परेचर आपका लो हो जाता है और उस समय भी आपका लैक्टोबैसिलस एक्टिव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दूध हमारा संरक्षित रहता है। तो इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर को कम करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पहला है साइटोकाइनिन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है जिबरेलिन और चौथा है आपका ऑक्सिन। ठीक है, देखिएगा जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले ऐसे कुछ आपके हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि में सहायता करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वृद्धि सहायक हार्मोन, और कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धि में क्या करते हैं? नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है आपका वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोलते हैं उसे? वृद्धि रोधक हार्मोन। तो याद रखिएगा, अगर वृद्धि सहायक हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं, वृद्धि सहायक हार्मोन्स की बात करूं, तो इसमें से पहला हार्मोन्स है आपका ऑक्सिन। कौन सा आता है आपका? पहला हार्मोन्स होता है ऑक्सिन। दूसरा हार्मोन्स होता है महत्वपूर्ण, जिसे जिबरेलिन नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिबरेलिन कहते हैं। और तीसरा जो हार्मोन्स है उसे साइटोकाइनिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन कहते हैं। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये वृद्धि में सहायता करते हैं, इसी वजह से वृद्धि सहायक हार्मोन है, पादप हार्मोन है। और जबकि वृद्धि रोधक की मैं बात करूं तो इसमें आप याद रखिएगा एक हार्मोन्स है एब्सिसिक अम्ल, और दूसरा हार्मोन्स है एथिलीन। क्या होता है? एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल जो होते हैं ये दो हार्मोन्स हैं जो वृद्धि को क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपका है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो आप यहां पे देख सकते हैं साइटोकाइनिन और आपका जिबरेलिन और ऑक्सिन हमने लिख दिया है। और बच क्या रहा है आपका? बच रहा है आपका इंसुलिन। क्या बच रहा है आपका? इंसुलिन। तो इंसुलिन नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स तो होता है लेकिन यह मनुष्यों में पाया जाता है। मनुष्यों के अग्नाशय के बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन्स इंसुलिन होता है। यहां से क्वेश्चन आपके क्या क्या एराइज हो सकते हैं? यह पहला चीज तो ये कि प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स, यानी कि प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। एथिलीन जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, एथिलीन के बारे में मैं दो चीजें बता रहा हूं, दोनों चीजें आपके एग्जाम के लिए
महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो ये कि एथिलीन जो है यह गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन्स होता है। और दूसरी बात खास कि यह फलों को पकाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। फलों को पकाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें आप एथिलीन के विषय में याद रखेंगे। आशा करता हूं आज का सेशन आपको बेहतर लगा होगा। रिस्पॉन्स करते रहिए ताकि मैं और नए नए क्वेश्चन जो हैं आपके सामने उतनी ही शिद्दत के साथ रख सकूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज का सेशन बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।